हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैप्टर 1। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाएंगे? विल एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी क्या है और जीएसटी की नीड क्यों थी इंडिया में, वो आप समझ जाओगे। ठीक है। सेकेंड, द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जीएसटी कैसा है, वेदर एक टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट है, कितने टाइप के टैक्सेस है इसमें, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, आप आउट ऑफ द स्टेट सेल करते हैं और इनसाइड स्टेट सेल करते हैं तो क्या लगता है, सारा फ्रेमवर्क आप समझ जाओगे। बेनिफिट्स दैट आर एक्रूड टू द फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आप इम्प्लीमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट आए हैं। थर्ड वन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू लेवी ऑफ वेरियस टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है वो आप समझ जाओगे। then you'll be able to appreciate the need for GST, need for constitutional amendment paving for GST। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से अमेंडमेंट करने पड़े ताकि जीएसटी को अप्लाई किया जा सके, और वो कौन से अमेंडमेंट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक्ट का नाम क्या है, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये सारी चीजें आप समझ जाओगे वंस यू विल कवर दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट, overview of taxation system in India. In any welfare state, it is the prime responsibility of the government to fulfill the increasing developmental needs of the country। कंट्री की डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, हम कब कहेंगे कि कंट्री एक डेवलप्ड है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उसके रोड्स, उसके पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, उसकी एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारी चीजें देख के हम कहते हैं कि ये डेवलप कंट्री है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? गवर्नमेंट पे है। तो गवर्नमेंट कैसे करता है? बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है। नाउ ये पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? इट इज लेवी ऑफ टैक्सेस। जो आप टैक्सेस भरते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसका यूज करके गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है एंड अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करती है। डन। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। तो डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे होते हैं? जैसे यूएसए। और इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो लेवी ऑफ टैक्स करके आपको रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं, और एक्सपेंडिचर से आपको जो है वो आप इंडिया को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास होती है। और अब इसका यूज, तो द कलेक्शन ऑफ टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, टैक्स को रेवेन्यू अर्न करने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट जो है उसको दिशा दे सकती है। ओके, so the taxes are collected to fulfill the socio economic objectives of the government। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करती है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करती है टैक्सेस कलेक्ट करके। व्हाट इज टैक्स? चलिए टैक्स का मतलब समझते हैं। It is a pecuniary burden laid upon individuals, property owners to support the government। टैक्स क्या है? एक ऐसी चीज जिससे गवर्नमेंट को सपोर्ट होता है। अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी यानी नथिंग बट गवर्नमेंट। ठीक है। इट इज नॉट वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन। अपने मर्जी से या फिर कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है। ये रूल्स के हिसाब से, टैक्स लॉस के हिसाब से आपको पे करना होता है। इट इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि फोर्स किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टेड परसुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसके हिसाब से, उसने जो लॉ बनाए हैं उस ईयर के लिए, उस हिसाब से टैक्स आपको पे करना होता है। दैट इज टैक्स। टैक्स इज नथिंग बट मनी कलेक्टेड दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। समझ में आई यहाँ तक बात कि आप आपके टैक्सेस पे करते हो, फिर गवर्नमेंट उस टैक्सेस का यूज करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज, और एजुकेशन पे भी स्पेंड करती है, एंड हेल्थ केयर, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, पब्लिक क्लिनिक्स बनाती है। तो ये सब
कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू द टैक्स दैट यू पे। डन। अब दो टाइप के टैक्सेस आ गए आपके पास, दिस इज डायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government, यानी कि डायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को बाय द पर्सन ऑन whom इट इज imposed. A direct tax cannot be shifted by the taxpayer to someone else. A significant direct tax is income tax. तो एग्जांपल क्या है डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स। तो समझिए, मान लीजिए मेरी इनकम एक 10 लाख रुपीज है और आपकी इनकम 20 लाख रुपीज है, तो क्या हम दोनों को अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा? यस। तो क्या मैं ये टैक्स आपको शिफ्ट कर सकता हूं? मेरा टैक्स नहीं, आपको आपका टैक्स लगेगा, मेरा मुझे मेरे इनकम के हिसाब से लगेगा। सो दैट इज direct tax, that is cannot be shifted and it is directly paid to the government. Done. सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी हमारा जो टाइप है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ conduit at every stage the tax incidence is passed on till it finally reaches the consumer, it is tax is called as indirect tax. अब देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं उसमें ऑलरेडी आप जब, या मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप गए रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में कभी आप बिल चेक कीजिएगा, उसके नीचे आपको जीएसटी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली प्रोडक्ट और सर्विसेज पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही है आपसे, सो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। ये हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जहां से मैन्युफैक्चर होता है, वो फैक्ट्री जो है वो जो टैक्स पे करती है, और जो होलसेलर आगे सेल करेगा तो उसको जो टैक्सेस उसने पे किए हैं उसका इनपुट मिलता है। एग्जाम्पल से हम अच्छी तरीके से समझेंगे, अभी इसी वीडियो में ही समझेंगे, तो का अभी टेंशन लेना नहीं है। इट्स इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर्स हु अल्टीमेटली कंज्यूम प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो लास्ट चेन रहेगा, मैन्युफैक्चर हुआ, होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, लास्ट में जो कंज्यूमर है उसी को जो है वो टैक्स का कंज्यूम टैक्स जो है उसे बोन करना पड़ेगा। while the immediate liability to pay the tax may fall upon another person such as manufacturer, provider of service or seller of goods. ठीक है। So also called as consumption tax, they are regressive in nature. रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं है। 10 लाख पे जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स लगेगा और 20 लाख पे लगेगा, 20 लाख पे जो लगेगा वो ज्यादा रहेगा। दीज आर प्रोग्रेसिव बट दीज आर रिग्रेसिव। रेस्टोरेंट में खाना खाइए आप, आपको जितना टैक्स लगेगा उतना ही मुझे लगेगा। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, दे आर नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। आपकी एबिलिटी कितनी है, मेरी एबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ऑल द कंज्यूमर इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली चैलेंज बियर द ब्रंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वली। यानी कि कोई भी इंसान रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा तो रेस्टोरेंट में जो जीएसटी का परसेंटेज रहेगा उसको उतना ही देना पड़ेगा। नहीं, आप ज्यादा, आपकी एबिलिटी ज्यादा है तो आपको परसेंटेज ज्यादा लगाएंगे, या फिर कोई इकोनॉमिकली डिसेबल्ड है तो उसको कम लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो दे आर रिग्रेसिव इन नेचर एंड कंजम्पशन टैक्सेस। डन। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। Indirect taxes are levied on consumption, expenditure, privilege or right, but not on income or property. इनकम और प्रॉपर्टी के लिए कौन सा टैक्स है? इनकम और प्रॉपर्टी के लिए डायरेक्ट टैक्स। अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी, इतने सारे टाइप के टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले। ठीक है। बट अब आ चुका है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। कब आया जीएसटी? तो जीएसटी आया 1 जुलाई 2017, सीए डे याद रखना है, 1 जुलाई 2017। विथ assurance into a unified taxation regime, large number of central and indirect taxes were amalgamated into single tax. कौन सी चीजें अमालगमेट हुई सर? अमालगमेट यानी कि सब मिक्स हो गए। ये अभी जो हमने पढ़ा था
वही सारी चीजें मिक्स हो गई। कौन सी? ये वाली, ये सारी टैक्सेस जो है वो सबस्यूम हो गई। सबस्यूम, अमालगमेटेड, इन वर्ड्स का आपको यूज करना है जब भी आप आंसर राइट कर लिखने वाले हो एग्जाम में। The introduction of GST has been a very significant step in the field of indirect tax reform. कस्टम ड्यूटी जो थी पहले जैसी थी जीएसटी के पहले, अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है। इकोनॉमिस्ट ओवर द वर्ल्ड एग्री that direct and indirect taxes are complementary in nature. These are complementary in nature, and therefore a rational tax structure should incorporate both in itself, both types of taxes. एक कंट्री को दोनों टाइप के टैक्सेस रैशनली यानी कि दिमाग लगाकर इस्तेमाल करने हैं, लगाने हैं कि ये चीजें डायरेक्ट टैक्सेस में आएंगी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतना परसेंटेज रहेगा। ओके, तो nevertheless indirect tax system is effortless, engaging and enjoyable. Done. चलिए अब जीएसटी की हिस्ट्री समझते हैं। जीएसटी इंडिया में किसने लाया था? इन द ईयर 2000 द देन प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी सर। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप अ कमिटी की, कैसे जीएसटी मॉडल हमारे कंट्री, ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज यूज कर रहे थे, तो हमारे कंट्री में कैसे जीएसटी को हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या प्रोविजन होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने कमिटी बनाई। और बट देन सरकार चेंज हुई 2003-4 में, फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, और इन विच 2004 में ही बताया गया कि जीएसटी जो है ला लीजिए, फुल्ली नेशनल बेसिस पे लाइए, ये इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम इन 2006-7 बजट अनाउंस किया कि अप्रैल 2010, अभी हमने पढ़ा था कब आया जीएसटी, 2017 1 जुलाई, लेकिन इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 1 अप्रैल 2010 से ही आ जाएगा, लेकिन जीएसटी मिस्ड सेवरल डेडलाइंस एंड कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? तो जबकि आना 2010 में ही चाहिए था, लेकिन काफी डेडलाइन मिस हो गए, स्टेट्स एग्री नहीं हो रहे थे रेवेन्यू बेसिस पे, इसीलिए वो जो है पोस्टपोन होते 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 2017 में आया। डन, यहां तक समझा? तो अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में कुछ अमेंडमेंट लाने पड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जीएसटी को जो है अप्लाई कर सके। ईयर 2014, ईयर 2014-16, 2014 यानी मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब का ईयर, 2014 to 16, टॉक्स ऑफ अशरिंग गेन मोमेंटम अंडर द एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट यानी मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो टेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd बिल ऑन 19 दिसंबर 2014। तो ये दो बिल पास हुए थे 2015 में, लोकसभा में 2015 में पास हुआ, और 3 अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल पास हुआ। और फिर ईयर 2016 में जब स्टेट्स मान गए, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स इसमें मानना चाहिए था, तो मानने के बाद 8 अप्रैल सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, विच पेव्ड द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो जब 1 जुलाई 2017 को आपको फाइल कर, जब जीएसटी अप्लाई लागू हुआ, तो उसके पहले इतनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी, 2016 में अमेंड करने पड़े लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जीएसटी जो है वो अप्लाई कर सके। ये भी रीजन हम समझेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आया था और क्यों लाने की जरूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और फिर आया हमारा जीएसटी। CGST, IGST Act, Union Territory और Compensation to State Act. On the following year, on 27 March 2017,
CGST Act bill was passed. IGST Act, UTGST were passed. लोकसभा में ये बिल 29 मार्च में पास हुए थे और प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला? 12 अप्रैल 2017। ठीक है, अब यहां देखिए, the enactment of central act was followed by enactment of state laws by various state legislature। यानी कि सेंट्रली तो ये एक्ट पास हो गया था, लेकिन जो वेरियस स्टेट होते हैं उनको भी अपना अपने तरफ से विधानसभा में जो है वो लॉ जो है पास कराना पड़ता है। तो जब एक बार सेंट्रली हो गया तो स्टेट वाइज में भी हो जाएगा, वो उन्होंने पास कर दिया। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई द हिस्टोरिक टैक्स जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस। 2017 में हुआ, लेकिन 2014 से 16 में अमेंडमेंट हुए और 2016 में मेन अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बाद 2017 में फॉलो हो गए। जीएसटी वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई। अगेन आर्टिकल 370 के वजह से सारे लॉज जो थे पहले अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 370 को निकालने के बाद 1 जुलाई अब सारे लॉज जो है स्टार्टिंग से ही जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इंडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म व्हिच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। इसमें सब्स्यूम हो गए, यानी कि इसमें अमालगमेट हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा, जो भी सारे इनडायरेक्ट तरीके के टैक्सेस है। ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है सर? ये एंटरटेनमेंट टैक्स होता है जब आप कोई मूवी वगैरह परचेस करते हो तो उसके टिकट के प्राइस में होता है। ये सारे चीजें अब हटकर, एंट्री टैक्स वगैरह हटकर अब जीएसटी एक ही टैक्स रह चुका है। चलिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझते हैं एक बार। सबसे पहले किसने लाया था सर जीएसटी नाम का टैक्स? फ्रांस ने लाया था। अभी किसके पास है? 160 प्लस कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड वैट एंड जीएसटी इन सम और दी अदर फॉर्म। यानी कि उनके हिसाब से उनका नाम अलग होगा, पर जो प्रोविजंस जो चलते हैं, जो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के वगैरह, वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ओके, दिस टैक्स हैज कैपेसिटी टू रेज रेवेन्यू इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल मैनर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलोड यूनिफाइड जीएसटी यानी कि सिंगल टैक्स, लेकिन फेडरल नेचर की वजह से डुअल जीएसटी सिस्टम जो है वो अप्लाई होता है। जीएसटी इज लेविड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। फेडरल नेचर यानी कि जहाँ पे स्टेट्स भी अपना काम करते हैं और सेंट्रल दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दैट इज फेडरल स्टेट। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें जो अभी टैक्स देखने को मिला, यूनिफाइड जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, आईजीएसटी, स्टेट टैक्स और यूटीजीएसटी टैक्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स के हमने भी डुअल मॉडल अप्लाई है। कैसे? लाइक ब्राजील एंड कनाडा। सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सा था? फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री। देन इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। चलिए कंसेप्ट समझते हैं जीएसटी का। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। तो इससे डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इजी हो ये सारी चीजें समझना। पहले अगर हम एग्जांपल देख लेंगे तो हम सब समझ जाएंगे कि ये वैल्यू एडेड क्या बोल रहे हैं। ये जब प्रोड्यूसर से होलसेलर जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर जा रहा है, तो ये जो टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, देन अगेन जीएसटी पेड ऑन परचेस माइनस सप्लाई होके नेट जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। ये सारी चीजें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इस पे फिर से आएंगे तब तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल। डन, दिस इज वेरी नाइस। ओके, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। आई होप आपको ये सारे टर्म्स पता है। मैन्युफैक्चर यानी जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हजार, सपोज 1 लाख मोबाइल फोन्स, 1 लाख मोबाइल फोन से डिस्ट्रीब्यूटर को देती है कि चलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये उनके पास लाइसेंस होता है कि ये 50,000, 1 लाख में से 50,000 एक डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंड, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आता है। ये रिटेलर वही शॉप्स होते हैं जहां से कंज्यूमर जाकर खरीदता है मोबाइल फोन्स। डन।
ये चेन होती है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल लोग जैसे हम लोग। अगर आपको मोबाइल परचेस करना है आज तो ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन नहीं है तो दैट इज रिटेलर्स, दोज आर रिटेलर्स ओनली, जो ऑनलाइन पे भी होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। डन, ठीक है। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। एक मोबाइल, मोबाइल ही ले लेते हैं, मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। सपोज एक मोबाइल को बनाने की कॉस्ट आई 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में एक मोबाइल बना, इस पर जो टैक्स है वो है 18%, 18,000। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स भरा? 18,000। कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट पड़ी 1 लाख रुपीज। अब यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट नील है, आगे समझते हैं इसका क्या मतलब है। गवर्नमेंट को कितना पे किया? 1 लाख तो अपने जेब में रखे, तो मैं जो कॉस्ट थी वो, उसमें एडेड प्रॉफिट भी होगा, सब मिला के 1 लाख मेरे पास है। 18% जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वो मैं गवर्नमेंट को पे करना है, तो पे टू गवर्नमेंट हाउ मच? 18,000। तो वैल्यू एडिशन इसमें अभी कुछ नहीं है, 1,18,000 मैन्युफैक्चरर के लेवल पे। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे। इसने पहले इससे परचेस किया तो इसको कितना कॉस्ट लगा? वन मोबाइल फोन का 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट देखिए ओनली 1 लाख। क्यों? क्योंकि ये जो 18,000 डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया था, इसका उसको अब क्रेडिट मिलने वाला है। तो उसके लिए कॉस्ट सेम मोबाइल फोन की 1 लाख, ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, जितने में लिया उतने में तो नहीं बेचेगा। 11,200 इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, और आगे रिटेलर को सेल करने के लिए उसने यूज किया 1,11,200, और इस पे भी उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। देन जीएसटी 18% सेम, कितना आया? 20,016। अब ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? ओनली 2,016। इसका मतलब समझ रहे हो कि 20,000 ही टैक्स आया, लेकिन पे कितना कर रहा है गवर्नमेंट को? 2,016, क्योंकि ये जो अर्लियर टैक्स था उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया? जो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से जब मोबाइल खरीदता है तो जो भी टैक्स पे करता है उस टैक्स का क्रेडिट मिलके उसको सिर्फ नेट ऑफ फिगर पे करनी पड़ती है। तो नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ? ओनली 11,200। उस पे ही उसने जीएसटी पे किया 2016। आप ऐसा देखो या इनपुट क्रॉस करके देखो, 2016 ही उसको पे करना पड़ा। अब देखिए अगेन रिटेलर के लिए कॉस्ट क्या हो गई? 1,11,200, ये दोनों चीजें मिला के अब वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 25,000 रुपए। सेल प्राइस हो गया 135,840, पे टैक्स आया 24,451। तो यहाँ पर उसको इनपुट टैक्स रेट कितना मिलेगा? टोटल ये जो इतना जीएसटी जो लगा है उसका इनपुट टैक्स रेट मिलेगा, और 24 माइनस 20,000, इन दोनों का माइनस इतना ही को पे करना पड़ता है। इसका मतलब ही क्या हुआ? वैल्यू एडिशन कितना किया था? ये तो पुराना कॉस्ट है, वैल्यू एडिशन 24,000 ही हुआ रिटेलर के पास, तो 24,000 पे 18%, 4,435। देखने के दो तरीके, वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगा, जो अर्लियर स्टेज पे जो टैक्स भरा है उसका उसको इनपुट मिल जाता है। अब रिटेलर से जाएगा कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के पास कितना गया है? 1,35,840 प्लस 24,000 जो टैक्स लगा था वो, इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको नहीं मिलता क्योंकि कंज्यूमर है। कंज्यूमर को ही दीज टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर, और ये कंज्यूम जो करता है उसको पूरा टैक्स जो है वो बियर करना पड़ता है। तो 24,000 पूरा टैक्स इस कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। तो टैक्स बोन बाय द कंज्यूमर पूरा 18,000 जो स्टार्ट में लगा था, और यहाँ पे 2016 प्लस 4435, तो 24,000 ही टैक्स लगेगा। वैल्यू एडिशन नहीं। समझ में आई बात? आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। जैसे जैसे आप करेंगे आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप अभी से सब कुछ समझ जाए, जैसा जैसा चलेगा उससे आपको कंसेप्ट फिर से रिवाइज होंगे तो फिर से आपको समझ आएगा। अब इसकी रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं। डन। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। क्या सिर्फ वैल्यू एड? यहाँ पे वैल्यू एड 11,200, 24,640 इसी पे टैक्स लग रहा था। यस। डन। सिर्फ इसी पे टैक्स लग रहा था, तो दिस इज वैल्यू एडेड टैक्स। डन। ऑन सप्लाई, तो मैन्युफैक्चर पे भी लगा, जिसने मैन्युफैक्चर किया मोबाइल फोन उस पे भी लगा, और जो सेल कर रहा है उस पे भी सेम टाइप का टैक्स लगता है। कॉम्प्रोहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट।
क्रेडिट मिल रहा था जो प्रीवियसली पे कर रहे थे उसका 18,000 का क्रेडिट मिल रहा था, तो comprehensive and continuous chain of tax credit from producer's point of view to consumer level। यहाँ पे इसको इसका इसने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल रहा था रिटेलर को, होलसेलर का, और कंज्यूमर इज द फाइनल पर्सन हु इज गोइंग टू बेयर ऑल द टैक्सेस। समझ में आया ये बात? The supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on purchase of goods and services that can set off this credit। ठीक है, जो परचेज पे किया था और जो सप्लाई पे करना है वो माइनस करके सिर्फ नेट जीएसटी पे करना था। अगेन एग्जांपल पे आ जाते हैं, जब खरीदने के लिए 18,000 पे किया था और 20,000 सेल पे आ रहा था, परचेज सेल, तो दोनों का माइनस करके नेट जीएसटी उसको पे करना था। यही वो पॉइंट बोल रहा है, राइट? Thus, only the final consumer, thus the final consumer bears the GST charged by supplier in the GST chain as he can with set of benefits available at previous stage। तो previous stages पर ही set off available होता है, कंज्यूमर के पास नहीं होता, उसको ही बेयर करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगता है। ठीक है, सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम। इसका मतलब क्या है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम? यानी कि पूरा 18,000 का क्रेडिट मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ सिर्फ 9,000 मिलेगा तो 20 माइनस 9 हो जाएगा, तो 9,000 फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि कॉस्ट में ऐड हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता, जीएसटी में फुल क्रेडिट आपको मिलता है। डन, यहां तक समझ में आई बात? नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में? चलिए उसका मतलब समझते हैं। डेफिशिएंसीज इन एल्स्टवाइल वैल्यू एडेड टैक्सेशन, जीएसटी के पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी और जीएसटी आने के बाद वो सारी चीजें, the ills of erstwhile indirect tax regime were solved। Despite the introduction of principle of taxation of value added in India at the central level in the form of SENVAT and at the state level in the form of state VAT, its application always remained piecemeal and fragmented on account of the following reasons। तो चलिए रीजन समझते हैं कि जीएसटी क्यों लाना पड़ा, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे, डेफिशिएंसीज क्या आ रही थी जीएसटी के पहले के टैक्स सिस्टम में। ठीक है, certain transactions were subjected to double taxation and were taxed at both GS goods and services. Since under earlier regime distinction was often blurred। यानी कि जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर was subjected to both service tax and VAT। पहले क्या होता था, सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था, गुड्स पे अलग टैक्स लगता था। तो सॉफ्टवेयर जो है, जो सॉफ्टवेयर था उसको दोनों सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लग जाता था सॉफ्टवेयर को, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे थे। इससे क्या होता था, उसके लिए रेस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड, दिस एस्पेक्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ जीएसटी। तो पहला जो डेफिशिएंसी था जीएसटी के आने के पहले क्या था, डबल टैक्सेशन। दोनों में भी आ रहा है, गुड्स में भी आ रहा है, सर्विसेज में भी आ रहा है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस में फूड भी मिलता है और सर्विस भी प्रोवाइड होती है, तो दोनों टैक्स उसमें लग जा रहे थे। तो ये चीजें सॉल्व की है जीएसटी ने। अब ये समझिए, मैन्युफैक्चरर टू सेल टू बायर, इसमें क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। अभी तो सिर्फ जीएसटी लगा, हमने अभी देखा, मैन्युफैक्चरिंग करो या सेल करो, लेकिन पहले क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। ये जो 12.5% एक्साइज ड्यूटी है, सपोज 1,000 का फोन है तो 12.5%, यानी कि 125 रुपीज आपको एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। देन 1,125 उसकी वैल्यू हो जाती है, फिर उस पर वैट लगता है बेचने पे। तो ये दो टाइप के टैक्सेस आपको पे करने पड़ते थे if you are a manufacturer to retail wholesaler, right? Under the earlier tax regime, goods were manufactured, excise duty was payable 12.5 and VAT was payable 14.3%। ऐसी बिलिंग होती थी।
अब क्या होता था, though Senvat and state were essentially value-added tax, set-off of one against the credit of another was not possible, as Senvat was central tax and state level tax was स्टेट लेवल वैट वाज द स्टेट लेवल, यानी कि सिर्फ इसका ही क्रेडिट मिलेगा आपको, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाती थी। अभी तक हम पहले जो एग्जांपल था उसमें कॉस्ट 1 लाख ही पकड़ रहे थे और सिर्फ उसमें वैल्यू ऐड कर रहे थे, लेकिन आपको अगर बता दें कि जो अर्लियर टैक्स 18,000 पे किया है उसमें से सिर्फ 9,000 अलाउड है, तो आप कॉस्ट में ही 9,000 ऐड कर दोगे। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पे होता था क्योंकि ये जो सेनवैट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था और ये जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था, तो सेंट्रल स्टेट का अलाउड नहीं था सेट ऑफ करना, इसीलिए अलाउड नहीं होता था। ये जो प्रॉब्लम है ये भी जीएसटी ने आने के बाद सॉल्व कर दी है। अब पढ़ सकते हैं आप। CENVAT did not include value chain of value addition. Similarly, in state level VAT, CENVAT load on the goods was not removed. This led to cascading of taxes. If goods were manufactured and sold, both central excise duty and state level VAT was levied. इस तरह से कुछ चीजें आपको पढ़ने से नहीं समझेगी, पहले आपको एग्जाम्पल देखना होगा और फिर आपको पढ़ना होगा, तो आपको देन वो क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये सिंपल है, देयर वर सेवरल टैक्सेस इन स्टेट्स, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, अब ये सब मिला के मल्टीपल फॉर्म्स वेयर टू बी रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी कि लग्जरी टैक्स का अलग फॉर्म, एंटरटेनमेंट अलग अलग, आपको अलग अलग वैट का फॉर्म भर के आपको गवर्नमेंट को जब पे करना था अलग फॉर्म्स भर के पे करने पड़ते थे। जीएसटी आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड ऑन वैट with tax on services at the state level, removing the cascading effect of service tax. With service sector being the fastest growing sector, the exclusion of services from tax where base of the state potentially eroded their tax buoyancy. तो जो वैट भरते थे और जो सर्विस टैक्स ये भी आपस में जो था वो सेट ऑफ नहीं होते थे, इसीलिए जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो चालू हो जाता था। सर GST was another source of distortion in terms of cascading nature since it was non वैटेबल। ये देखिए इस कैसे टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, नॉन वैटेबल यानी कि सीएसटी। अगर आप एक ही स्टेट में सेल कर रहे थे तो स्टेट वैट लगता था, लेकिन आप दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो क्या लगता है, सीएसटी। और ये सीएसटी भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते थे एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू कैस्केडिंग इफेक्ट। Being an origin-based tax, CST was also against one of the principle of consumption, against one of the basic principle of consumption tax. Tax should accrue to the jurisdiction where consumption takes place. जबकि सेल करने पे अगर हरियाणा का मैन्युफैक्चरर बायर राजस्थान का है तो वैट नहीं लगता था, सीएसटी लगता था। और अगर फिर ये हरियाणा के बायर ने, राजस्थान के बायर ने अगेन राजस्थान में सेल किया तो ये जो सीएसटी था इसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता था, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए यहाँ पे समझ जाएगा आपको। इफ अ डीलर इन दिल्ली परचेसेस फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन पंजाब फॉर 1000 प्लस 2% सीएसटी and sells such good within Delhi for 1200, the tax rate on sale is 12.5%. Hence, output tax liability is 150. Credit of 20 is not allowed while making payment of rupees 150, and hence dealer has to pay rupees 150 as VAT. यानी कि जो 1000 रुपए प्लस 20 जो 1200 में सेल कर रहा है उसमें 150 टैक्स लगा के आगे बेच रहा है, लेकिन सीएसटी का जो है वो क्रेडिट नहीं मिलता था, हेंस वैट ही हैज टू पेएबल 150। अभी तक इससे पहले एग्जांपल में देखा था जितना भी हम पे कर रहे थे उसका पूरा सेट ऑफ ले रहे थे, तो ये सारी चीजें जीएसटी आने से ये सारी डेफिशिएंसीज जो है वो कम हुई है।
ठीक है।